ಇವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿ. ಕೊನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಚೀಟುಗಾರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬಂಧಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಡೆಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳುವುದು ಕೇವಲ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು ಅನ್ನ ಆಧಾರ ಇವರು ಕಾನೂನನ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಯಾವ ಕಾನೂನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಆಗೋದು ಯಾರು ಕೊನೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅನ್ನಾಧಾರಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಅನ್ನ ಆಧಾರಗಳ ಉಪವಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಸುಮಾರು 12 ದಿವಸ ನಡೆದಿದ್ದು ಇದೇ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡು ನೀವು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವು ಕೆಳಗಿರುವುದನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. यहाँ पर डॉक्टर हेगड़े साहब का जो आपने सम्मान किया, इसके लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। मेरा जहाँ से संबंध आ रहा है साहब से, उनका जीवन समुद्र में संचार करने वाले नौकाओं एक स्तंभ जैसे आधार होता है, ऐसे उनका जीवन समाज के लिए आधार है। ऐसे लोग हैं, इसलिए आज एक बटा हुआ है। तो इन लोगों ने एक चीज करना था। आपने वो घोषणा दी, किसानों के संगठन के अध्यक्ष बनाए, जय जवान जय किसान, जय किसान का संगठन है, मैं जय जवान। 15 साल तक खबर में रहा। मैं बोलूंगा, मैं अपना सासू, हाथ में बोलना है सासू का।
मैं तमिल नहीं बोल सकता, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर बड़ी प्रसन्नता मिली। यहाँ के हमारे सब वॉलंटियर और सामने बैठे हुए नवयुवक जवान, इनको देखकर मेरी ऊर्जा बढ़ गई है। युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति, युवा शक्ति जग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं, इस समाज का, इस देश का। तो मैं युवकों की तरफ बड़े आशा से देख रहा हूं। अभी है, ये मेरा पुनर्जन्म है, ये सेवा के लिए अर्पण। खतरा लगने लगा, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, फिर मैं समाज के लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं निर्णय ले लिया कि शादी नहीं करना, मैरिज नहीं करना। और आज मेरा उम्र 74 साल की हो गई, वही विचार कायम है। मेरा घर है गांव में, गांव में घर है। 35 साल 35 ईयर हो गया, घर में वापस गया नहीं। मेरे 3 भाई है, उनका बच्चों का नाम क्या है पता नहीं। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए की, कहीं बैंक बैलेंस नहीं, बैंक बैलेंस नहीं। मंदिर में रहता हूं, सोने का एक बिस्तर है। फर्स्ट इकॉनॉमिक पॉवर व्हायला पाहिजे हे स्वप्न डॉक्टर APJ कलामांनी 2020 साली मांडलं. त्यासाठीचे त्यांनी जे काही मार्गदर्शन त्या पुस्तकातून दिलेलं आहे ते एका भाषणामधून, ज्या मागच्या वर्षी 19 जानेवारीला सातपुड्यांचा कार्यक्रम केला, तर त्यामध्ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलामांनी खूप एका विशिष्ट पद्धतीने की आपण कशा प्रकारे त्या लेवलवर पोहोचू शकू. 2020चा सुवर्ण क्षण पाहण्यासाठी आपण सर्व साक्षीदार बनायला पाहिजे. तर सातपुडा शिक्षण प्रशिक्षण प्रसारक मंडळ हे एकच काम करत आहे की आपल्यासारखे, माझ्यासारखे जे काही युवा विदर्भामध्ये आहेत, तर त्यांनी इतिहासाचे साक्षीदार बना. यावेळेस आपण माननीय किरण बेदी वहां क्यों आत्महत्याएं हो रही है, वहां क्यों किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, वहां कैसे कंपनियां गरीब किसानों की जमीन छीन ले रही हैं, वहां के बारे में बताइए। हमें सपने मत दिखाइए, जो कर रहे हो वो बताइए। हम इसलिए आए हैं आपके बीच में कि उनसे ये सवाल पूछे जा सके। मुद्दे बहुत सारे हैं साथियों। आपके सांसद महोदय सांसद का नाम लेते ही तो मूड कर लिया। आपके सांसद महोदय ने मेरी नजर में वो समाज वाद के भगोड़े हैं। कहा कि आपका महानायक जिसके पीछे आप 1 साल में चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो तो सेना का भगोड़ा है। सेना ने उस आदमी को कितने सम्मान दिए, भारत सरकार ने कितने सम्मान दिए, पूरे देश की जनता ने पिछले 1 साल से उस फकीर को अपना हीरो मान रखा है, हीरो बना रखा है। लोग, बेटियां, बहनें, सब लोग अपना काम धाम छोड़कर, मकान दुकान छोड़कर उस फकीर के पीछे चल रहे हैं जिसका नाम बनना चाहे है। और आपका संसद में बैठा हुआ रिप्रेजेंटेटिव मखौल उड़ा के कहता है वो भगोड़े हैं। इसलिए आज मुझसे सवाल पूछना बहुत जरूरी हो गया है। गोंडा ने उसका जवाब दे दिया है, मैं गोंडा को बनाने ने उसका जवाब दिया है, गोंडा ने उसका जवाब दिया है। बहुत सारे साथियों, अब एक पार्टी की बात हो रही है, कोई कुशवाहा को निकालता है तो कोई पार्टी में ले लेता है, सारे एक जैसे। अभी हम आ रहे थे, रास्ते में टूटी हुई सड़कें, कई जगह गड्ढे इतने गहरे थे। मैंने सोचा कि कोई भाई, आप में से बैठा हुआ कोई भाई अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी भाभी को बिठा के अगर स्कूटर पे जा रहा हो या गाड़ी में जा रहा हो और वो बहन, भाई, भाभी गर्भवती हो, तो इस गड्ढे में, इस भ्रष्टाचार के गड्ढे में आपकी अगली पीढ़ी की हत्या हो जाएगी। इतना खतरनाक है। इसके खिलाफ हम आवाज उठाना चाहते हैं। और जब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं
मैंने उतार ली सर। तो बोलते हैं तुम कश्मीर में क्या करते हो? नहीं था, उनके पास कोई पार्टी नहीं थी, लेकिन वो हिंदुस्तानी था। उसके पास एक ताकत थी, इस मुल्क से मोहब्बत करने की ताकत। उसके पास एक ताकत थी, ईमानदारी की ताकत। उसके पास एक ताकत थी, त्याग की ताकत। और आप जानते हो, लोग पहले शायर कहा करते थे कि हम अकेले ही चले थे जान बेजालिम, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। अरे जब इस देश के सारे राजनीतिक दलों से लोगों के दिलों पर चोट आई और उन्होंने इस देश को लूटने का काम किया, लोकतंत्र को लूटतंत्र बना दिया, तब रालेगढ़ के फकीर ने कहा, इस मादरे वतन की मुक्ति के लिए, आजादी की अधूरी लड़ाई के लिए हम अपने प्राणों को न्यौछावर करेंगे। और पिछले 1 साल का इतिहास आप जानते हो, अकेले अन्ना हजारे जंतर मंतर पर पहुंचे थे, लेकिन पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ, लगातार लड़ता रहा। किस लिए लड़ता रहा? हमने एक मांग की। इतिहास में 1947 के बाद विभिन्न पार्टियों की सरकारें बनी, लगातार कुर्सियां बदलती रही, लगातार एक पार्टी के बाद दूसरी पार्टी आती रही, सरकार बदलती रही, लोगों के वायदे आते रहे, घोषणा पत्र आते रहे, लेकिन इस देश के अंदर एक काम लगातार जारी था, लगातार जारी था, लगातार जारी था। वह था इस हिंदुस्तान को लूटने का काम। वह लूट आज 1,76,000 करोड़ के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है, जिसको हम केवल जान बात नहीं मानी। मैसेज आया। आपने कहा कि एक लोकायुक्त बनाया जाए जिसको हम शिकायत करेंगे। उस लोकायुक्त की नियुक्ति सरकार नहीं करेगी, क्योंकि उसको सरकार के भ्रष्टाचार को देखना है। तो सरकार ने कहा नहीं, नियुक्ति में तो सरकार की भूमिका ज्यादा रहेगी। सरकार ने आपकी वो भी बात नहीं मानी। आपने कहा कि भ्रष्टाचारी को आजीवन कारावास दो, सरकार ने आपकी वो भी बात नहीं मानी। आपने कहा कि सीबीआई को लोकपाल के दायरे में लाओ, सरकार ने आपकी वो भी बात नहीं मानी। अब जब आप गए उन चीजों को मांगने, हाँ जी, थोड़ा सा इधर वॉलंटियर्स ज्यादा व्यवस्था में ज्यादा बिजी हो गए, शोर ना मचाएं, व्यवस्था साइलेंट भी की जा सकती है। जब आप ये कानून मांग रहे थे तो इस देश के नेताओं ने आपका मजाक उड़ाया। हमारी बहनें बैठी है छोटी छोटी यहाँ पे, इनका मजाक उड़ाया गया कि ये परकटी महिलाएं क्या कानून मांगेंगी, इन परकटी महिलाओं को क्या पता संसद में कानून कैसे बनते हैं। ये मजाक था हमारा और आपका। कहा गया ये जामपाल, लोकपाल, शोकपाल क्या होता है, ये सब बकवास है, हम बनाएंगे, ये बाहर के लोग कौन होते हैं। ये इस देश की संसद का मजाक उड़ाया गया। आपसे पूछा गया, हमसे पूछा गया, आप लोग कौन हैं। तो साथियों, चुनाव का मौका है और चुनाव का ही मौका होता है ये बताने का कि हम कौन हैं। चुनाव का ही मौका होता है हम बता दें कि हम कौन हैं। अब जब वो वोट राहुल गांधी आएंगे तो इसी मंच से आप वापस चले जाएंगे। राहुल गांधी साहब, ये उत्तर प्रदेश हमारे उन 20 सपूतों का प्रदेश है जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं, तब ये उत्तर प्रदेश बना है। ये किसी बेनी प्रसाद वर्मा की वजह से नहीं बना। भारत माता की, भारत माता की। और उनके गृह जनपद में साथियों, फतेहपुर तहसील में कल सभा हुई, 5,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। बेनी बाबू ने अजहरुद्दीन और नगमा हीरोइन को इकट्ठा किया, आदमी इकट्ठा हुए 400। यह है अन्ना हजारे का आंदोलन की ताकत, जिसको देश की सत्ता समझ नहीं पा रही है। फिर हम लोग गोंडा आए, उनके संसदीय क्षेत्र में रामलीला मैदान में हमने कहा यहां भी आ गए हैं, भगाओ अन्ना से जुड़े हुए लोगों को निकालो। और वहां करीब करीब 7-8 हजार लोग गोंडा की धरती पर इकट्ठा होके उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान कर्नल गद्दाफी का देश नहीं है, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के साथ जनता खड़ी है, भ्रष्टाचार करने वालों के साथ नहीं खड़ी है, उनको हम नकारना जानते हैं। यही से आंदोलन की ताकत है। साथियों, हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं, कौन सा अपराध कर रहे हैं? चुनाव के मौके पर यही बात करने के लिए आए हैं। हमने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लोकपाल कानून। भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, सुखदेव राजगुरु, रोशन सिंह, खुदीराम बोस ने फांसी के फंदे को चूमा था। वो फलसफा, वो सपना कहाँ? ये हमारे भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं जो स्कूलों में हैं,
सिर्फ उनसे दो बातें करना चाहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन आज उस लोकतंत्र पे सबसे बड़ा खतरा है और उस खतरे के सबसे बड़े वाहक इस देश की संसद में बैठे लोग हैं, इस देश की विधानसभाओं में बैठे लोग हैं। और इसलिए हम आपसे ये बात करने आए हैं कि दोस्तों, अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो संविधान भी नहीं बचेगा, बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अभी इस देश को राजनीतिक आजादी मिली है, सामाजिक और आर्थिक आजादी मिलनी बाकी है। और अगर वो सामाजिक और आर्थिक आजादी This is Banaras. This is Varanasi. This is खाना खाते हैं पानी पीते हैं, पानी पीना छोड़ दो। ये सिर्फ गुमराह करने की बात है, बात हो सिर्फ भाई को गुमराह करने की बात है। दोस्तों, दूसरी दुहाई दी जाती है कि विदेशी खतरे में है, इस तरह भीड़ लगाएंगे, बाद इनको मजबूर कर देंगे कि निजाम देश का कैसे चलेगा। कोई कहता है बाहरी लोगों को क्या हक है जो पार्लियामेंट को दबाव डाले। हमको इन दोनों पार्टियों से पूछना है, सपा से भी पूछना है, बसपा से भी पूछना है। हमें पूछना है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आंदोलन किया था एक सख्त लोक आयुक्त के लिए करके भ्रष्टाचारियों को जेल भेज सके। जिस वक्त देश की संसद में जनता के दबाव में उस पर बहस हो रही थी लोकसभा में, और शाम को 10 बजे में वोटिंग होनी शुरू हुई तो सपा और बसपा दोनों के नेता निकलकर लोकसभा से बाहर चले गए थे। क्यों लेने चले गए थे, हमें इस बात का जवाब चाहिए और सार्वजनिक रूप से चाहिए। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से किसी से पूछा था तो उसने बताया कि हमारे नेता को बाथरूम आ गया था, बाकी उसके पीछे चले गए। जिस वक्त देश में जनता की मांग में भ्रष्टाचार के भविष्य का फैसला हो रहा था, उस वक्त आपके नेताओं को बाथरूम में आना गया था। क्या मजाक है? इससे संसद कमजोर नहीं होती है। ये सवाल साथियों हमें तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। हर जगह कमीशन खोरी, हर जगह भ्रष्टाचार, लूट पे लूट, लूट पे लूट। 64 साल के लोकतंत्र को इन राजनेताओं ने लूट तंत्र में बदल दिया। और बड़े अफसोस की बात है कि जब अन्ना हजारे जन लोकपाल कानून की मांग करते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता जन लोकपाल कानून की मांग करते हैं, हिंदुस्तान के लाखों करोड़ लोग जन लोकपाल कानून की मांग करते हैं, तो कांग्रेस के नेता कहते हैं अगर कानून चाहिए तो सांसद बन के आओ। हम कहना चाहते हैं कि कानून चाहने के लिए सांसद बनने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको संसद में कानून बनाने की जिम्मेदारी हमने दी है तो सड़क पर आंदोलन करने का हक इसी संविधान के तहत हमको भी हासिल है। और अगर गलत कानून इस मुल्क में बनेगा तो हम उसके खिलाफ जाएंगे। कहा जाता है संसद सर्वोच्च है, संवैधानिक संस्था है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत है। हम भी कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन उसमें बैठे हुए लालू यादव सर्वोच्च नहीं है, उसके अंदर बैठे हुए ए राजा सर्वोच्च नहीं है, उसके अंदर बैठे हुए करवाता है और नौकरी करने के बाद है फिर वो आपके बच्चे पर दबाव डालता है। आपका लड़का कहता है पिताजी 3 ट्यूशन लगाओ नहीं तो फेल हो जाऊंगा। आपके ऊपर 1000 रुपए का अतिरिक्त व्यय आया, आप भ्रष्टाचार के लिए बाध्य हो जाते हैं।
आप घर बैठे आपके ऊपर 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है, विवेचक टार्चर करता है कि आपके खिलाफ सबूत चार्जशीट हो जाएगी, आप अपना मान सम्मान देने के लिए उसको घूस दे देते हैं, आप भ्रष्ट हो जाते हैं। डॉक्टर जाता है और चीर फाड़ करके अपने आप के ही परिवार के किसी सदस्य से कहता है 50,000 रुपया लो, नहीं तो ऑपरेशन नहीं करूंगा। आप जानते हो घूस मांग रहा है, अब घूस लेना और दोनों भ्रष्टाचार के दायरे में आते हैं। आप अगर उसको घूस दे देते हो तो आप भ्रष्ट हो जाते हो। तो मैं अपनी बात को, अपनी वाणी को ही विराम देना चाहता हूं और मैं ये कह देना चाहता हूं कि हमको बांटने की नीति की जाती है, हमको तोड़ने की नीति की जाती है, हमको एक हो जाना है और सत्ताधारी नेता बनाम जनता की जंग कर देनी है और ये बता देना है कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है। हम इन आंधियों से कह दो कि औकात में रहें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दिलीप जी। मैं अपने सारे वॉलंटियर्स जो इधर खड़े उनसे गुजारिश करेंगे कि वो यहाँ आके बैठ जाए। सदस्य और अन्ना हजारे जी के साथ गिरफ्तारी, पहली गिरफ्तारी 16 अगस्त को जब हुई, उसमें भाई मनीष सिसोदिया जी, किरण बेदी जी, सारे लोग शामिल थे। भाई मनीष सिसोदिया जी और किरण बेदी जी इस आंदोलन के पहले भी किसी परिचय की मोहताज नहीं थी। हिंदुस्तान में जब किरण बेदी का नाम लिया जाता है तो उसके साथ साथ ये कहा जाता है कि किरण बेदी किरण बेदी हैं, इन्होंने इंदिरा गांधी की गाड़ी को उठवा कर छुपा दिया था। पुराना जमाना नहीं, ये अलाउड नहीं। साथियों, ललितपुर से हमारा संघर्षों का नाता रहा है, संघर्षों का रिश्ता रहा। अभी यहाँ के भूमि अधिग्रहण के सवाल की चर्चा कर रहे थे हमारे साथी मुरारीलाल जैन जी, और पिछली साल जब यह आंदोलन शुरू नहीं हुआ था उससे पहले हमारे जिले ललितपुर हिंदुस्तान के प्रख्यात समाजवादी नेता आदरणीय रघु ठाकुर जी के साथ उस गांव में गए। लंबा हो जाओ। आप सारे कैमरामैन है क्या? बीडी आ गया। चलो पहला जो शब्द याद आता है वो देशभक्ति आता है, देशभक्ति याद आता है। लेकिन साथियों, प्रॉब्लम ये है कि ठीक, लेकिन समस्या यह है कि झांसी की रानी, जिनको अभी हमने सादर नमन किया, या और तमाम लोग, उन्होंने जो कुर्बानी दी वो कुर्बानी अब बेकार जा रही है और उसकी जगह जो झांसी की रानी में गुस्सा था, जो हमारे देशभक्तों में गुस्सा था, वो सारा बेकार जा रहा है और उसकी जगह ले रहा है क्या? एक कागजी गुस्सा, कागज फाड़ के फेंकने वाला गुस्सा। एक वो गुस्सा आया करता था, जब गुस्सा आया तो सरकार, लंदन में बैठी हुई सरकार हिल गई। उसके पहले उड़ई में सभा थी, उसके पहले झांसी में सभा थी, उससे पहले ललितपुर में सभा थी। तो हमने सोचा
लोगों का उत्साह देखकर दिमाग में बात आई कि जो लोग कहते हैं कि अन्ना का आंदोलन मुंबई और दिल्ली और महानगरों का आंदोलन है, उनको आपको देखना चाहिए कि बुंदेलखंड से लेकर कानपुर तक हर जगह अन्ना के लोग हैं, अन्ना के सिपाही हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। साथियों, 5 अप्रैल से आंदोलन शुरू हुआ और जब अन्ना हजारे जी अनशन करने के लिए बैठे थे जंतर मंतर पे, तो उनको उम्मीद नहीं थी कि सारा जन समर्थन प्रदेश में उनके साथ जुटेगा। लेकिन 6 अप्रैल की तारीख आई, 7 अप्रैल आई, 8 अप्रैल आई, 9 अप्रैल आते आते पूरा हिंदुस्तान सड़कों पे आ गया। इसलिए आ गया कि भ्रष्टाचार से हमको निजात चाहिए, जन लोकपाल कानून चाहिए। लेकिन देश की जुर्मी सरकार कि आपको ऐसा ईमानदार होना चाहिए, मगर दुर्भाग्य है कि हमारे लोग अच्छे लोगों को कलंकित करने से पीछे नहीं है। इसलिए मैं आज आपके बीच में बात कहना चाहता हूं, हिंदू और मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के लोगों में आपको हिंदुस्तानी कह के पुकार रहा हूं। आप अपनी जगह पे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, क्या आप हिंदुस्तानी नहीं हो? अरे जब तक हम हिंदुस्तानी नहीं बनेंगे और हमारी रगों का खून हिंदुस्तान के लिए नहीं खोलेगा, हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करोगे, तो ये भ्रष्टाचारी हमें ऐसे भ्रष्टाचार की भट्टी में दबा देंगे। इसलिए अगर आज भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी है, आज भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी है, तो एक ही रास्ता है कि हिंदुस्तानी बनकर के अपने हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार से बचाना। इसलिए अन्ना कहते हैं कि आजादी की दूसरी लड़ाई है और इस आजादी की दूसरी लड़ाई में इसी तरह से साथ चलना पड़ेगा जिस तरह से हिंदू और मुसलमान एक साथ चलकर हिंदुस्तान को आजाद किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने ये कहा और कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे अंदर कहीं वो कहते हैं कि अन्ना आरएसएस के हैं, कहीं कहते हैं किसी पार्टी के हैं। अरे हमने ये साबित कर दिया है, अन्ना भारत के हैं, किसी पार्टी के नहीं, किसी संगठन के नहीं, भारत के हैं और भारत के हैं। इसलिए मैं आज आपके बीच में बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी सरकार जब अन्ना ने ये कहा कि ऐसा लोकपाल मिल लाओ जिससे भ्रष्टाचारी को जेल मिले और एक आम आदमी को राहत मिले, तो होना चाहिए था कि अन्ना की बात को समाज मानकर इन्हें एक अच्छा